नमस्कार दोस्तों, ओमनाथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज वन पादप जंतु संरक्षण अभ्यारण्य एवं बाघ संरक्षण पढ़ रहे हैं, जो हमारे पर्यावरण अध्ययन का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक में से आपको हूबहू एक ना एक क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था? तो दोस्तों, किसने किया था? क्या हीकल ने किया था, हमबोल्ट ने किया था, टेस्ले ने किया था, ओडन ने किया था? तो दोस्तों, इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेस्ले ने। किसने किया था दोस्तों? टेस्ले ने करेक्ट हो जाएगा। किसी समुदाय के निर्जीव वातावरण तथा उसमें पाए जाने वाले जीवधारियों को सामूहिक रूप से पारितंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि इसमें पारितंत्र किसे कहा जाता है। ये पूछ रहा है दोस्तों कि पारितंत्र किसे कहा जाता है। तो इकोसिस्टम कहते हैं पारितंत्र को। क्या कहते हैं? इको सिस्टम कहते हैं पारितंत्र को, इकोसिस्टम कहा जाता है। इसके अध्ययन को पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहा जाता है। इकोसिस्टम और इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी, जर्मन में इसको एकियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन में तो कब किया गया था? 1866 में। सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन में 1866 में जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने किया था। जर्मनी में तो किसने किया था? हैकल ने किया था। अपनी पुस्तक जर्नल मॉर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्मेन में किया था। ब्रिटिश परिस्थितिकी विज्ञान शास्त्री अर्थात टॉसले ने 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी। दोस्तों, किसने की थी? ब्रिटिश के टॉसले ने 1935, 1866 और 1935 में की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? क्या वर्गीकी, क्या आकारिकी, आनुवंशिकी या पारिस्थितिकी? दोस्तों, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पारिस्थितिकी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पारिस्थितिकी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? चौथा ऑप्शन पारिस्थितिकी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो क्या अरावली हिल्स है, खासी हिल्स है या हिमालय उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो दोस्तों, इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा तीसरा हो जाएगा, हिमालय। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तीसरा उत्तर करेक्ट हो जाएगा, हिमालय। कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिमालय करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिमालय। हिमालय करेक्ट हो जाएगा। भारत के 2 जैव विविधता प्रखर स्थल बायोडिजर्व हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट। पहला तो कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी घाट हो जाएगा हमारा। महाराष्ट्र से केरल तक का समुद्री तट क्षेत्र और पूर्वी हिमालय असम, सिक्किम, मणिपुर है, जहाँ चाय, औषधि, मसाले प्राय उगाए जाते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय 2 स्पॉट है दोस्तों हमारा, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ठीक है दोस्तों, रट लेना इस क्वेश्चन को। प्राय उगाए जाते हैं। ये 2 जैव विविधता क्षेत्र विश्व के प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों में से हैं। भारत में कितने हैं? 2 है दोस्तों। कितने हैं? भारत में तो 2 ही है दोस्तों। कितने हैं भारत में? भारत में 2 माने जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? जैव विविधता तप्त या हॉटस्पॉट कहते हैं दोस्तों, इससे वही बात आ गई है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता या तप्त स्थल है दोस्तों? क्या पूर्वी घाट है, क्या गंगा के मैदान है, क्या सुंदरवन या पश्चिम घाट है? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? वही हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें हमने पढ़ा था कि पश्चिमी, एक तो हमारा पश्चिमी घाट था और पूर्वी हिमालय। तो कौन सा हो जाएगा? चौथा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी घाट। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। और पूर्वी हिमालय आता तो सही हो जाता, पूर्वी हिमालय। पूर्वी तो हिमालय होता है, पश्चिमी घाट है दोस्तों, जो का महाराष्ट्र केरल तक का भाग है। अगला है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट है। पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांति घाटी। तो दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कौन सा हो जाएगा हमारा? रट लीजिए इसको, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। घाट तो कौन सा आएगा? पश्चिमी। और पूर्वी हिमालय हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, घना पक्षी विहार पक्षियों का श्रवण स्थल माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षक क्या है दोस्तों? क्या कुर्जा है, गोडावन है, साइबेरिया क्रेन है या कोयल है? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइबेरिया क्रेन। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पर्यटन स्थल कहाँ है दोस्तों?
ये हमारे भरतपुर ज़िले में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान के भरतपुर ज़िले में स्थित है। पर्यटन परिपथ श्रवण त्रिकोण एवं गंभीरी व बाणगंगा की नदियों के संगम पर स्थित भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, विश्व में पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों इसको। भगवान शिव कैलाश का प्राचीन मंदिर होने के कारण इसका नाम केवलादेव है। यहाँ शीतकाल में हजारों प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस आते हैं। डॉक्टर सलीम अली ने इन प्रयासों से इनसे पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। राजस्थान में क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान में का ये सबसे छोटा क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान 1981 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1981 में। 28.73 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? सबसे छोटा अभ्यारण्य माना जाता है दोस्तों। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण के खालिस्तान के नाम पर किया गया। विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, श्री राम मंदिर या ब्रह्मा मंदिर? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारे शिव जी के नाम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जो गंभीर व बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह है? क्या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है? क्या रामसागर अभ्यारण्य है? क्या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है? वन विहार अभ्यारण्य दोस्तों? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? कौन सा दोस्तों मैं एक बार इसको अच्छे से करवाने की कोशिश करता हूँ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हमारे भरतपुर जिले में। कहाँ है? ये हमारे भरतपुर जिले में स्थित है। रामसागर कहाँ स्थित है? रामसागर दोस्तों वन विहार रामसागर कहाँ? धौलपुर में है दोस्तों। वन विहार और रामसागर धौलपुर में। रामसागर कोटा में भी, ध्यान रखना, कोटा बूंदी में भी है दोस्तों। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। कहाँ है दोस्तों? सवाई माधोपुर, ठीक है, जहाँ पे चौथ माता का मंदिर भी स्थित है। अगला है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? भरतपुर, अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर? तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर जिले में। 28.73 क्षेत्रफल इसका, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार कौन सा है दोस्तों? क्या किंचन है? क्या केवलादेव गना है? चित्तौड़गढ़ है? रणथंभौर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगला है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है सवाई माधोपुर में है, भरतपुर में है, अलवर में, जैसलमेर में? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हमारा भरतपुर जिला हो जाएगा। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अलवर में कौन सा है दोस्तों? अलवर में हमारा सरिस्का हो जाएगा। अलवर में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा सरिस्का हो जाएगा। जैसलमेर में कौन सा है? जैसलमेर में दोस्तों जीवाश्म उद्यान है, जीवाश्म उद्यान है दोस्तों। अगला है, राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है, तो कौन सा है दोस्तों? भरतपुर जिला आ जाएगा, अलवर आ जाएगा, उदयपुर आ गया, जोधपुर आएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा भरतपुर जिला करेक्ट हो जाएगा। अगला है, केवलादेव गना अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? पढ़ लिया दोस्तों हमने, ध्यान रखना। 1981 में कब दिया गया था? 1981 में दोस्तों। 1985 में विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था, विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। देखो दोस्तों, आईईपी का पूर्ण रूप क्या है? आईईपी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आईईपी का पूर्ण रूप क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आईआईपी का पूरा नाम क्या है? क्या इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट है? क्या इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है? क्या इंडियन इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है, या इंडियन इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम है? तो दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। हमारा दूसरा ऑप्शन इज राइट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? क्या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर वाले को, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, या तालचा परचूरू? तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा वही दूसरा करेक्ट हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है जो। ठीक है दोस्तों, अगला है, विश्व जैव विविधता की सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया है। यहाँ ऑस्ट्रेलियन कंपनी सारोस्की की आर्थिक मदद से डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया है।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1985 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है केवलादेव भरतपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, मरु उद्यान जैसलमेर में, सरिस्का अलवर में। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, केवलादेव भरतपुर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नई दिल्ली, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय वन्य जीव संरक्षण कोयम्बटूर, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था जोधपुर। कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कौन सा सम्मिलित है, कौन सा सम्मिलित है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था क्या जोधपुर वाला होगा, कोयम्बटूर वाला होगा, कोलकाता होगा, दिल्ली होगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, दूसरा करेक्ट हो जाएगा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पूरे अच्छे से दिए हुए हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहाँ स्थित है? मुंबई में है दोस्तों, मुंबई में है, ध्यान रखना। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में। भारतीय वन्य जीवों संरक्षण हैदराबाद, हैदराबाद उत्तराखंड में हो जाएगा दोस्तों। भारतीय वन्य जीवों के बारे में वनस्पति कोलकाता में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में उत्तर प्रदेश में है। मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मानस क्या पश्चिम बंगाल में, क्या दूसरा, क्या तीसरा या चौथा? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, असम करेक्ट हो जाएगा, मानस असम में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, WWF का चिन्ह है, WWF का चिन्ह है दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा पांडा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसमें हमारा, पांडा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष WWF, विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। ये IUCN की सहायक संस्था है दोस्तों। WWF एग्जाम में आया हुआ है, इसका पूर्ण नाम वर्ल्ड वेल्ड लाइफ फंड, WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वेल्ड लाइफ फंड है दोस्तों। अगला है, इसकी स्थापना 1965 में स्थापित किए गए। IUCN की ये सहायक संस्था है जिसका मुख्यालय ग्लेंडू स्विट्जरलैंड में, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, का मुख्यालय कहाँ है IUCN का, ग्लेंडू स्विट्जरलैंड में। इसका प्रतीक चिन्ह लाल पांडा माना जाएगा, जो एक वर्तमान में संकटग्रस्त प्रजाति है। WWF का चिन्ह चीची नामक वृहद पांडा से लिया गया है, जो लंदन के जू में 1961 में रहता था, और उसी वर्ग में WWF प्रारंभ किया गया था। फायर कट नाम से प्रसिद्ध जंतु को सिक्किम के कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क में संरक्षित किया गया है। विश्व वन्य जीव कोष की भारतीय इकाई की स्थापना मुंबई में 1969 में हुई थी। WWF के सहयोग से 1972 में बाघ संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी? 1972 में शुरू की गई थी WWF के सहयोग से, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है दोस्तों। तो क्या है, क्या द्विदिश है, चक्रीय है, एक दिशीय है, जीवमंडल है? बताइए दोस्तों सोच के, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा, चक्रीय है। कैसी दोस्तों? चक्रीय इज करेक्ट आंसर। जैविक समुदाय एवं अजैविक घटकों के अंत संबंधों से निर्मित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वास्तव में जीव जीवन के लिए आपस में तथा अपने पर्यावरण से जुड़े रहते हैं और मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय रूप से होता है, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। क्या पारिस्थितिकी संतुलन है, जैव सांद्रण है, खाद्य स्तर है, जैव अपघटन है? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा, जैव सांद्रण। क्या है दोस्तों? जैव सांद्रण। घातक रसायनों का निरंतर बढ़ना क्या कहलाता है? घातक रसायन निरंतर बढ़ना कहलाता है, जैव सांद्रण कहलाता है। अगला है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है भूमि, वायु, पौधे, जल। भूमि, वायु, पौधे और जल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारी दूसरा करेक्ट हो जाएगा, इसमें हमारे सॉरी दोस्तों, तीसरा करेक्ट हो जाएगा, इसमें हमारे पौधे क्या हो जाएंगे? जैविक घटक पौधे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। नीचे शायद नीचे क्वेश्चन है इसमें, जैविक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसी में दिया हुआ है।
पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों, पौधों, जंतुओं, उसके भौतिक पर्यावरण के संकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। पारिस्थितिकी तंत्र समुदाय एवं परिवेश पर्यावरण के मध्य अंतः संबंधों का परिणाम होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक व अजैविक दोनों घटकों का समावेश होता है। पर्यावरण के अजैव अवयवों में तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, पवन, जल, मिट्टी आदि आते हैं, जबकि जैव अवयवों में ऐसे जीवधारी आते हैं जो अपने लिए भोजन निर्माण स्वयं करते हैं तथा उपभोक्ता वर्ग में आते हैं जंतु, सूक्ष्म जीव, मनुष्य। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन से दो घटक हैं? पादप तथा जंतु, पेड़ व खरपतवार, जैविक एवं अजैविक या भूमि, जल। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दो घटक कौन से हैं दोस्तों? इसमें हमारा जैविक और अजैविक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? सर्वाधिक स्थिर कौन सा है दोस्तों? वन, रेगिस्तान, पहाड़ या समुद्र? तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा समुद्र हो जाएगा, सर्वाधिक स्थिर माना जाता है। अगला है दोस्तों, अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? क्या रासायनिक चक्र कहते हैं, क्या जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, क्या भूगर्भीय चक्र कहते हैं, या भू रासायनिक चक्र कहते हैं? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में चलिए, जैव समुदाय, जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रिटोवार? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा, शाकाहारी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शाकाहारी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन सा है दोस्तों? क्या स्पाइरोगाइरा है, विषाणु है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा, पैरामीशियम। क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। देखिए दोस्तों, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ संकायी भाग होते हैं। अमीबा, एंटीमीबा, स्टोलिटिका, लिस्मेनिया, डोनोबानी, प्लेज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि एक कोशिकीय जीव के उदाहरण होते हैं। रट लीजिए दोस्तों, इसमें पैरामीशियम हो जाएगा। अगला है, एक जब एक जीव लाभ होता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है क्या? परजीवी, सहभोगी, मर्तोपजीवी या सहजीवी? तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सहभोगी कहलाता है दोस्तों। अर्थात एक ऐसा जीव जो दूसरे जीव को टच नहीं करता फिर भी उसको बच्चे को जन्म देता है या उसका नया निर्माण हो जाता है, उसे सहभोगी कहते हैं। बिना दूसरे की सहवासी जीवन को प्रभावित किए, दो जातियों के बीच ऐसा संबंध इसमें एक जीव दूसरे जीव को बिना हानि पहुंचाए या लाभ लेता है, उन्हें सहभोगी सहजीवी जीव कहा जाता है। जैसे मांस, फरन, आर्किड आदि ये वृक्षों पर वृद्धि करते हैं परंतु उन्हें हानि नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है दोस्तों। प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के स्तरण? तो दोस्तों ये खाद्य का एक पिरामिड बनता है इनका, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे पे आश्रित है। अगला हो जाएगा, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है, कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होता है। इसका पिरामिड इस प्रकार बनेगा। देखिए दोस्तों, इसका पिरामिड कैसे बनता है, देख लीजिए, मोर, सांप, कीड़े और ये पौधे। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक। हरे पौधे उत्पादक होते हैं दोस्तों, तल से ऊपर की ओर चल रहा है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, से प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण, तृतीय या उपयुक्ता? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, शाकाहारी, इसलिए पहला करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृहद पौधारोपण, जलाशयों की सफाई? कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, वनोन्मूलन। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वनोन्मूलन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं या उनमें जड़ें होती है? तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा, वे सूर्य के प्रकाश से वायुमंडल CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है क्या? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल
या बायोमास का पिरामिड, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा खाद्य जाल हो जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है उसका खाद्य जाल बन जाता है। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो हेली नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1935 से 1936 में हुई थी। ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी स्थापना 1935-36 में उत्तराखंड में की गई थी, जो जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। पहला है दोस्तों ये भारत की प्रमुख पारिस्थितिकी समस्याओं में से एक भू निम्नीकरण से अभिप्राय है अवैधानिक एवं अनियंत्रित खनन, भूमि का तीव्र गति से अपरदन, भूमि की उत्पादकता में कमी या भूसंकलन, तो कौन सा हो जाएगा? भू निम्नीकरण से अभिप्राय कौन सा है दोस्तों? कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भूमि की उत्पादकता में कमी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है? तो दोस्तों नाहरगढ़ जयपुर, शेरगढ़ बारां, साहगढ़ जैसलमेर या रामगढ़ जयपुर, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? साहगढ़ जैसलमेर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है पूर्व में चीता के प्रमुख वास स्थानों को दोबारा पुनर्जीवित कर कृत्रिम चीता आवास स्थल बनाने के लिए भारत सरकार ने योजना प्रारंभ की। राजस्थान में साहगढ़ जैसलमेर को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों? बना हुआ कृत्रिम माना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र खेत, कृत्रिम एक पारिस्थितिकी तंत्र खेत माना जाता है। वन, तालाब, झील प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, जबकि खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र माने जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में वनों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो क्या कोणधारी है, मानसूनी वन है, पतझड़ वाले वन है या सुंदर वन है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा सुंदर वन, जो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क गंगा डेल्टा पश्चिम बंगाल को 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 1987 में पश्चिम बंगाल में स्थित है। गेंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया था? गेंडा संरक्षण परियोजना का, तो दोस्तों क्या असम में, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें हमारा असम हो जाएगा, क्योंकि एक सींग वाला गेंडा यहाँ पे ही पाया जाता है। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है दोस्तों, अगला देख लीजिए किस पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भाव बायोमास अधिकतम है दोस्तों? घास भूमि, झील, तालाब या वन, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा पहला है घास भूमि, घास की भूमि हो जाएगी। किस पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भाव बायोमास अधिक होता है? घास वाली भूमि का। अगला है जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत है वायु, पादप, सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश। जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। सर्वाधिक सूर्य के प्रकाश से वायुमंडल में ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अगला है ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, उल्टा व सीधा दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो ऊर्जा का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है? हमेशा सीधा। निम्न 3 आर में से किसको पर्यावरण के अनुकूल माना गया है? तो रेड्यूस कम करें, रिब्यूल्ट फिर बनाएं, रिब्यूल्ट यानी पुनर्चक्रण, या रेस्ट्रिक्ट यानी सीमित करें, तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? कौन सा आ जाएगा देख लीजिए इसमें कौन सा आ जाएगा? रेड्यूस कम करें, रिब्यूल्ट फिर बनाएं, रेस्ट्रिक्ट सीमित करें, रैंडम यादृच्छिक रेड्यूस कम करें, रिकेल वापस बुलाएं, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देख लीजिए इसमें हमारा चौथा था रेड्यूस कम करें, रियूज पुनः प्रयोग करें और पुनः चक्रित हो जाएंगे दोस्तों, जिससे हमें प्रयोग में ले सकें इन चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा हमारा सीधा सीधा रेड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला है हमारा, अगला हो जाएगा दोस्तों, देखिए पर्यावरण संरक्षण हेतु 3R व्यवस्था तथा रेड्यूस पर्यावरण के लिए हानिकारक चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, रीयूज़ चीज़ों को एक बार बजाय कई बार इस्तेमाल करो, रेड्यूस एक तो होता है दोस्तों रिड्यूस पर्यावरण के हानिकारक चीज़ों को इस्तेमाल कम करें, रेड्यूस एक होता है रीयूज़, रेड्यूस और रीयूज़ चीज़ों को एक बार की बजाय कई बार इस्तेमाल करें, रिसाइकल पुनः चक्रित करें, बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? क्या 22 मई को, 22 जून को, 22 जुलाई को, 22 अगस्त को?
तो इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा 22 मई को मनाया जाता है। रीट 2021 में भी आया हुआ है, छत्तीसगढ़ एग्जाम में भी आया था। जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय 22 मई इसको मनाया जाता है, 22 मई को। जैव विविधता दिवस एवं विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम है। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? वह है 5 जून को, 22 अप्रैल को, 22 मार्च को या 16 दिसंबर को। तो दोस्तों कब मनाया जाता है? ये हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। अगला है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वही आ जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगला है, देख लीजिए आप एक बार अगला। अगला है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक या 15 जून से 21 जून तक। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। IUCN का विस्तार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेगा दोस्तों, हूबहू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IUCN का विस्तारित रूप माना जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनाइटेड कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनाइटेड कोऑपरेशन फॉर नेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्विंग नेचुरल इन्वायरमेंट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, फॉर ऑफ नेचर, पहला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। रट लीजिए IUCN की फुल फॉर्म, देखिए दोस्तों क्या क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे इसको अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, आपको कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इससे आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अर्थात 1900 IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ IUCN 1948। IUCN 1948 में स्थापित ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय मॉर्गस स्विट्जरलैंड में है। ये संस्थान रेड डाटा बुक के नाम से प्रकाशित करता है, जिसमें संगठन प्रणाली व पौधों की प्रजातियों के विषय में जानकारी प्रकाशित की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 जनवरी 1972 को किया गया था। 1 जनवरी 1972 को जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता का संबंध है। जैव विविधता वन्य जीवों के विविध रूपों से, वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विभिन्न रूपों से, प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों एवं पेड़ पौधों से या पृथ्वी पर मिलने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों से। जैव विविधता का संबंध किससे है दोस्तों? तो हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणी व पेड़ पौधों से। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था का नाम क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के स्थान पर जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी, इसका नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशनल हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? IUCN। ठीक है दोस्तों, रेड डाटा बुक से संबंधित है दोस्तों। संकटापन्न प्रजातियां, सुलभ जीव, आपत्तिग्रस्त जीवन, इनमें से सभी। कौन सा हो जाएगा इसमें? हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा संकटापन्न प्रजातियां। अगला क्वेश्चन है, पौधे एवं जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। क्या श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक या ये इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? हमारा रेड डाटा बुक, लाल रंग की किताब। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? क्या शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोस, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोस, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोस या सवाना बायोस? तो दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? हमारा दूसरा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। अगला हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है।
ठीक है। किसी जगह को फ्लोरा व फना सूचित करता है। किसी जगह को फ्लोरा व फना सूचित किया जाता है। पेड़ पौधे जंतुओं को, मछलियाँ पेड़ पौधों को, जंतु मछलियों को, या पक्षी पेड़ पौधों को। सोच लीजिए दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, पेड़ पौधों व जंतुओं को फ्लोरा और फना सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सामुद्रिक कच्छपों को जीवत जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पे उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाई जाने वाले 5 प्रजातियों में के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी मानी जाती है दोस्तों। क्या कैनेप्स, रिडले, लागरेड, ऑलिव रिडले या प्लेट बैंक, कौन सा हो जाएगा दोस्तों। इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑलिव रिडले में। कौन सा हो जाएगा, ऑलिव रिडले करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला है, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें अल्फा सूचकांक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए। सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र और संख्या वर्ष 2018 में। सामुदायिक रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। रट लीजिए दोस्तों, रट लीजिए पहले में। दूसरा आ जाएगा, सामुदायिक रिजर्व 46 है। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, 76 है। राष्ट्रीय पार्क कितने हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पार्क कितने हो जाएंगे, 103 हो जाएंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य 76 है। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है। पोम को, सरकंडा को, बांस को, या केला को। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बांस को हटाया गया है दोस्तों। 2017 में वृक्षों की परिभाषा नहीं है दोस्तों, ये वृक्ष नहीं, इसको घास माना जाता है। बांस को क्या माना जाता है, घास माना जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट से संदर्भित सही नहीं है। इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषण तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं। निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, गोबर, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया केंचुआ धीमा कर देते हैं। ऐसा नहीं, ये सही नहीं है दोस्तों, और सब सही है, ये सही नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का प्रतिलोपन पिरामिड देखा जा सकता है। वन, घास स्थल, तालाब या रेगिस्तान। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तालाब में देखा जा सकता है। अगला है, कौन से वन जीवों की विशेषता 3 से 4 वृक्ष प्रजाति प्रति एक्वेरियम एक्वेरिये किलोमीटर होती है। तो उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, बोरियल या टेगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा, शीतोष्ण। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। लाल कृमि का, चपटे कृमि का, राउंड का वर्म का, पीता कृमि का। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें हमारा लाल कृमि करेक्ट हो जाएगा। लाल कृमि एक उत्कृष्ट खाद देने वाली कीड़ा है। ये प्रत्येक दिन अपने शरीर के आधे वजन में तक खा सकता है और बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थों का संसाधित कर सकता है। किस जीव को किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक कहते हैं। कॉकरोच को, केंचुए को, मधुमक्खी को, मक्खी को। दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा, केंचुए को, इसको कहा जाता है, केंचुए को कहा जाता है। भारत के जीव मंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जोड़ा है। निम्न में सूची में से निम्नतम कौन सा है। नोकरेक, देहांग, डेबाक, सिंपलीपाल या कोल्ड डेजर्ट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा, कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल, सरयू, किब्बर अभ्यारण्य के आसपास का क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट 7,770 किलोमीटर की स्थापना 28 अगस्त 2009 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज, आणविक खनिज। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है। केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। अगला है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन तथा अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगा लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। किसमें पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना दोस्तों, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और क्षेत्रफल के आधार, भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के आधार पर पूछ ले तो मिजोरम कर देना दोस्तों, प्रतिशत के आधार पर मिजोरम कर देना। भारत वन रिपोर्ट, स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के किस राज्य में वनावरण प्रतिशत में सर्वाधिक? आ गया ना क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिजोरम जिला, कौन सा? मिजोरम राज्य हो जाएगा। अगला है पिचवरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? पिचवरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है दोस्तों? क्या राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मैंग्रोव तमिलनाडु में हो जाएगा। पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों। भारत में स्थानीय पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन स्थापित? पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो वो दोस्तों मैंने आपको पहले करवा दिया है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? हमारा जिम कार्बोनेट, जो उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। हेली नेशनल पार्क या जिम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। उत्तराखंड, नैनीताल और रामनगर के पास स्थित है। अगला है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। क्या रखा गया था दोस्तों? हेली नेशनल पार्क रखा गया था। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में सर्वप्रथम स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या है दोस्तों? तो इसमें वेलवाइड, क्या पेरियार, क्या बांदीपुर नेशनल पार्क, या कार्बोनेट? तो वही है दोस्तों, उत्तराखंड वाला है जिम कार्बोनेट या कार्बोनेट हेली नेशनल पार्क। भारत में किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लीजिए क्वेश्चन, हूबहू आपको देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1972 आएगा दोस्तों। 8 सितंबर 1972 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 सितंबर 1972, रट लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको निश्चित देखने को मिल सकता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षण परियोजना नहीं है दोस्तों? तो कौन सी हो जाएगी? दुधवा, चिल्का, कान्हा या मानस? दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? चिल्का एक झील है दोस्तों, ये परियोजना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। अभ्यारण्य राइनो के लिए कौन सा जाना जाता है दोस्तों? क्या काजीरंगा, गिर, रणथंभौर या कार्बोनेट? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? राइनो के लिए काजीरंगा अभ्यारण्य जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आपको हूबहू पर्यावरण के कई क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना दोस्तों, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है अच्छे से समझाने की। तो जंतु पादप, जंतु संरक्षण अभ्यारण्य, बाघ परियोजना के वो कई क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।